हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार। और आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली मैनेजमेंट पार्ट पे, कि हम बिना दवाइयों को ब्लड प्रेशर को कैसे खुद से ही लाइफस्टाइल चेंजेस करके मैनेज कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? तो ब्लड प्रेशर जब आपने कभी लिया होगा तो उसका देखा होगा, उसके दो पार्ट होते हैं, एक सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो हाई वैल्यू होती है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, जो लो वैल्यू होती है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो जिस सिचुएशन में अगर हार्ट कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो उस समय केवल डायस्टोलिक प्रेशर होगा। और डायस्टोलिक, अगर हार्ट एक्टिविटी नहीं कर रहा तो वो डायस्टोलिक प्रेशर कहाँ से आ रहा है? तो वो डायस्टोलिक प्रेशर आ रहा है, जो आर्टरीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, उस ब्लड को पुश कर रही हैं, उसका रिक्वायरिंग प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो अगर डायस्टोलिक प्रेशर किसी का बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उसकी आर्टरीज़ की तरफ हमें देखना चाहिए, या जो सर्कुलेशन है वहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो लाइफस्टाइल में 10 के करीब मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर लगभग 20 के करीब, 20 mm/Hg के करीब कम हो सकता है। और मैंने देखा है 10 में से 9 पेशेंट्स में 20 to 25 mm/Hg, ये 10 इंटरवेंशन करने से ये ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो पहला इंटरवेंशन क्या करना है? वेट लॉस। सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है ब्लड प्रेशर का, अगर वेट ज़्यादा है तो उसको कम करना है। तो वेट लॉस से क्या फ़ायदा? आप जैसे, मैं लॉजिकली समझाता हूँ, जैसे जो हार्ट है वो एक तरह का पंप है। जैसे आपने खेतों में पंप देखा होगा। अगर आपका खेत का एरिया बहुत ज़्यादा है और आपका पंप छोटा है तो उसको ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी देना पड़ेगा। तो खेत का इरिगेशन करने के लिए अगर आप उतने ही टाइम में इरिगेट करना चाहते हो तो उस पंप की स्पीड हमको बढ़ानी पड़ेगी या पानी का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। बट मान लिया अगर आपका 100 kg वेट है और आप उसको 20 किलो कम पे ले आए या 30 किलो कम पे ले आए, 70 kg पे ले आए, तो पंप तो अभी भी वही है, हार्ट वही सेम पंप अभी भी है। तो कि वेट कम हो गया, वेट के साथ आपका एरिया कम हो गया, तो हार्ट को अब थोड़ा कम प्रेशर या फोर्स लगाना पड़ेगा टू पंप ब्लड। उससे क्या होगा कि वेट, कॉमन सेंस है कि अगर आप वेट कम करोगे तो सरफेस एरिया भी कम होगा, तो हार्ट को कम लगाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग क्या करते हैं, जो आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, कि नमक को कम कर दो। नमक मीन्स सोडियम को कम कर दो। तो सोडियम अगर आप बिल्कुल ज़ीरो कर दोगे तो आप मुश्किल से 4-5 डेज़ भी सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हमें सोडियम को कम नहीं करना होता, ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो ऑप्टिमाइज़ का मतलब है न कम न ज़्यादा। तो वैसे सोडियम का बहुत ज़्यादा रोल भी नहीं है ब्लड प्रेशर में, डायरेक्ट सोडियम का कोई रोल नहीं है ब्लड प्रेशर में। तो जब भी बॉडी क्या करती, जब पानी वाटर को रिटेन करेगी, तो जब भी वाटर रिटेन होगा सोडियम रिटेन होगा, या सोडियम रिटेन होगा तो वाटर रिटेन होगा। तो सोडियम के रिटेन होने से वाटर रिटेन होता है, उससे प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम का ओवरलोड या वॉल्यूम ही ज़्यादा हो गया टू पंप एनीथिंग। सोडियम क्यों रिटेन करती है बॉडी या वाटर क्यों रिटेन करती? मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, फ्रॉम स्ट्रेस टू हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। अगर सोडियम क्यों रिटेन कर रही है? सोडियम एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमारी पूरी बॉडी जो है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल से चलती है। अगर आपकी डाइट में मान लिया कि बाकी इलेक्ट्रोलाइट आपकी डाइट में अच्छे नहीं हैं, इमेजिन पोटेशियम आपकी डाइट में अच्छा नहीं है डाइट में, तो बॉडी कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट को तो यूज करेगी एक्स्ट्रा अमाउंट में। अगर पोटेशियम का अमाउंट कम हो जाता है तो बॉडी किसको यूज ज़्यादा करेगी? अब सोडियम को। तो सोडियम को वो रिटेन करेगी, सोडियम को रिटेन करेगी तो वाटर भी रिटेन होगा, वाटर भी रिटेन होगा तो फिर ब्लड प्रेशर फिर बढ़ेगा। थर्ड, हम क्या कर सकते हैं, अपनी डाइट में पोटेशियम का इंटेक बढ़ा लें। तो पोटेशियम के लिए बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी लिस्ट आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, कोकोनट वाटर में, या उसके कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं तो पोटेशियम की सप्लाई वहाँ से भी ले सकते हैं। मीट प्रोडक्ट में, लीफी वेजिटेबल्स में भी पोटेशियम काफ़ी होता है। तो जैसे ही आप पोटेशियम लेते हो तो वाटर को होल्ड करने की टेंडेंसी या सोडियम को होल्ड करने की टेंडेंसी बॉडी की कम हो जाती है, और उससे हमारा ब्लड प्रेशर नीचे होने लगता है। फोर्थ है कि अगर हम कुछ सप्लीमेंट ऐड करें लाइक मैग्नीशियम, ओमेगा 3। तो मैंने जैसे कहा कि जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये रिकॉइल से आता है आर्टरीज़ की। अब जो वो ट्यूब है, आर्टरीज़ है, वो जितनी ज़्यादा स्टिफ होगी, हार्ड होगी, उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो जो इस तरह के सप्लीमेंट है लाइक ओमेगा 3 और मैग्नीशियम, ये हमारी आर्टरीज़ को सॉफ्ट बनाते हैं। इससे उनकी जो हार्डनेस है या स्टिफनेस है वो कम हो जाती है, जिससे कि लॉन्ग रन में हमारा इनका ऑल ऑफ सडन कोई रिजल्ट नहीं आने वाले अगर आप ये सप्लीमेंट। बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि मैग्नीशियम और ओमेगा 3 लेने से लॉन्ग टर्म में जो स्टिफनेस है आर्टरीज़ की या ट्यूब्स की या वेसल्स की, वो कम हो जाएगी,
और उससे जो रिकॉइलिंग प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और रिकॉइलिंग प्रेशर कम होगा तो डायस्टोनिक कम होगा, अगर डायस्टोनिक कम होगा तो ओवरऑल सिस्टोलिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, शुगर का इंटेक हमें कम करना है। फिफ्थ इंटरवेंशन क्या करना, और शुगरी जितने ड्रिंक्स होते हैं उनका इंटेक कम करना है। तो जैसे मान लिया शुगर आपने फ्रूट से खाई, बट फ्रूट्स के साथ और न्यूट्रिएंट भी आ रहे हैं, फाइबर भी आ रहा है, तो उस शुगर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो उतनी स्पीड पे नहीं होगा, तो वो शुगर उतनी हार्म नहीं करेगी। बट अगर हम नॉर्मल शुगर खाते हैं या डेली शुगर की कोई ड्रिंक पीते हैं तो वो बहुत ही ऑल ऑफ सडन विद इन मिनट्स वो आपके ब्लड में जाएगी। अब लीवर इस शुगर को कई तरह के गंदे फैट में कन्वर्ट करेगा, बैड फैट में, और ये बैड फैट आपकी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होगा, या फिर ये शुगर कन्वर्ट हो सकती है यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड क्या करता है, अगेन आपकी आर्टरीज को श्रिंक कर देता है, जो उनका जो डायमीटर है, जो उसका चौड़ाई है आर्टरीज की, उसको पतला कर देता है। तो यूरिक एसिड उसको जब पतला कर देगा तो ऑब्वियसली है कि उसके अंदर प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। अगला क्या कम करना है हमें या ख़त्म करना है, 6 इज अल्कोहल का इंटेक हमें 0 करना है या बहुत कम कर देना। अल्कोहल का जो मैकेनिज़्म है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का वो सेम है जो शुगर का होता है। लाइक ये आर्टरीज को स्टिफ कर देता है और उसको कंस्ट्रिक्ट भी करता है, उसको जो रास्ता है उसको सकरा भी कर देता है, और अल्कोहल भी बैड फैट में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें ये करना है। तो सातवां हमें क्या इंटरवेंशन करना है, प्रोसेस्ड फूड को या प्रोसेस्ड मीट का कंजम्पशन हमें कम करना है। तो उससे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, हमारी आर्टरीज के अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है NO। वो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमारे आर्टरीज को डायलेट करती है, चौड़ा करती है। बट ये प्रोसेस्ड फूड्स में जो केमिकल्स होते हैं ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिससे जो वेसल्स हैं या आर्टरीज हैं वो श्रिंक कर जाती हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एड्स इंटरवेंशन क्या करना है, हमें एक्सरसाइज ऐड करनी, हमें कोई एक स्पेसिफिक टाइप की एक्सरसाइज नहीं ऐड करनी, हमें तीनों ही टाइप की एक्सरसाइज ऐड करनी है। लाइक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, दूसरा कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइज, और थर्ड इज स्ट्रेचिंग या योगा। तो जब हम स्लो कार्डियो करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की कॉन्टीन्यूअस सप्लाई बढ़ानी पड़ती है। तो जब बॉडी को ये नीड लगती है कि हमें ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए या ब्लड सर्कुलेशन अच्छे अमाउंट में चाहिए, और हम ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डाल रहे हैं हार्ट पे, लेकिन हम लॉन्ग ड्यूरेशन में बार बार प्रेशर वो डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे बॉडी को लगता है कि हमें वेसल्स को या आर्टरीज को डायलेट या चौड़ा करने की ज़रूरत है। तो लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज का ये इफेक्ट होता है कि आपकी जो आर्टरीज और वेसल्स हैं उनकी स्टिफनेस भी कम होती है और उनका रास्ता भी जो है ना वो चौड़ा होता है। इसीलिए जो लोग एथलीट्स होते हैं जो लोग बहुत दिनों से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनका नोटिस करना, उनका हमेशा ब्लड प्रेशर कम की तरफ होता है और उनका हार्ट रेट भी कम की तरफ होता है। तो एक्सरसाइज सबसे अच्छा इंटरवेंशन है टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन लॉन्ग टर्म। अगला 9th इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं कि हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग किस तरह से करनी है, हम अगर एक्सेल कर रहे हैं तो हम माउथ से कर सकते हैं, और इनहेल हमेशा नोज से ही करनी है। तो कई स्टडीज़ में देखा गया है कि जो हमारी नेज़ल एपिथेलियम है या नाक के अंदर की जो लेयर है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। वो नाइट्रिक ऑक्साइड जब हम इनहेल करेंगे वो हमारे लंग्स में जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा, तो वो जो हमारी आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। डीप ब्रीदिंग से हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है और हमारा हार्ट भी रिलैक्स होता है। तो लंग्स और हार्ट एक साथ ही होते हैं एक साथ। तो जब लंग अच्छा फंक्शन कर रहा होगा, मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो हार्ट को ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपके लंग कंप्रोमाइज़ होते हैं तो हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ता है। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो तो हार्ट को ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो डीप ब्रीदिंग ही। और 10th हमें क्या करना है, जो भी स्ट्रेस होते हैं, लाइक कोई पर्सनल स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, या आप न्यूज़ चैनल कोई देख रहे हो उसका स्ट्रेस, न्यूज़ का स्ट्रेस, या कोई ड्रामा बार बार आप डेली देखते हो 2-3 घंटे उसका स्ट्रेस, तो आपके हार्ट को तो नहीं पता कि आपके साथ ये नहीं हो रहा। हार्ट को लगता है कि आपके साथ ही ये ड्रामा चल रहा है। उसकी वजह से आपका जो हार्ट है ना वो ज़्यादा प्रेशर से पंप करता है ब्लड को, और धीरे धीरे ये उसको आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे बीपी राइज हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। तो 10 सिंपल इंटरवेंशन है जिससे हम 6 से 7 महीने में या 1 साल में 20 से 25 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर को नॉर्मली कम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि दवाइयाँ भी इतने ही करती हैं, इवन 2 दवाइयाँ भी 20 से 25 mm Hg ही कम करती हैं।
आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजफुल लगा होगा और इसको आप शेयर ज़रूर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।